नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज हम समझने वाले हैं डिमांड एंड सप्लाई। तो डिमांड एंड सप्लाई दोस्तों आपने नॉर्मली जो देखा होगा, अगर आपने मार्केट में जब आप काम करते हो तो आपने बहुत बार देखा होगा लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं, कुछ लोग डिमांड एंड सप्लाई यूज़ करते हैं। बेसिकली दोनों का पर्पस लगभग सेम ही होता है, कंसेप्ट सबके अलग अलग होते हैं। हो सकता है कि जो आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप यूज़ कर रहे हो, कोई और उसको एज अ डिमांड और सप्लाई देखता हो। तो इसमें कोई ऐसा मैं कहूँ कि कोई बड़ी ऐसी बात नहीं है जिसके लिए आपको भागना चाहिए। बेसिकली जो स्ट्रक्चर है, अगर आपको समझ आ रहा है और आपको पता है कि कहाँ पे मार्केट अपनी डायरेक्शन को चेंज करने वाला है और कहाँ पे मार्केट अपनी डायरेक्शन को कंटिन्यूस रखने वाला है, तो आपको डिमांड सप्लाई की ये कहूँगा कि थोड़ी बहुत ज़रूरत होगी, बट बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहेगी। तो एक बार समझ लेते हैं कि डिमांड और सप्लाई होते क्या हैं और इनको मार्क कैसे करते हैं। तो देखिए, डिमांड क्या होता है। जब भी हम मार्केट में हैं, मान लीजिए ये मार्केट में हम या फिर इतनी बात करते हैं, जब भी हम मार्केट में चल रहे हैं, ठीक है, मार्केट हमेशा ऐसे ही वर्क करती है। ठीक है, तो होता क्या है मार्केट में क्या होता है कि एक बारी थोड़ा सा यहाँ पे एक आपकी पॉजिटिव वेव आई। पॉजिटिव वेव आने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर मान लीजिए आपने यहाँ पे ये 100 रुपये में कोई स्टॉक खरीदा है, तो होगा क्या कि ये थोड़ा ऊपर बढ़ेगा, लगभग मान लीजिए 100 से 110 पे चला गया। अब जिस आदमी ने 100 रुपये लगाए हैं और उसको 10 रुपये का मुनाफा हो रहा है, तो होगा क्या, उसके लिए पहली चीज़ तो यही रहेगी कि उसके लिए जितना मुनाफा ज़रूरी है वो उतना मुनाफा लेगा और उसके बाद अपने आप को प्रॉफिट को बुक करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि अब देखिए, मान लीजिए आपने 100 रुपये लगा दिए और आप ट्रेडर है, तो आप अल्टीमेटली अपना प्रॉफिट बुक करेंगे ही करेंगे। इवन अगर आप मान लीजिए इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट में भी एक टाइम ऐसा होता है, आप एक सर्टेन पीरियड लेकर के बैठते हैं कि मुझे 5 साल इन्वेस्ट करना है, 3 साल करना है, 2 साल करना है या 1 साल करना है। तो इनके भी अपने एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम होते हैं कि भाई हमने इतना टाइम तक इसको इन्वेस्ट करना है। तो एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जहाँ पर वो सभी जो इन्वेस्टर हैं या जो ट्रेडर हैं अपने ट्रेड को क्लोज करना शुरू करते हैं, और वहीं पे एंट्री होती है उन लोगों की जो हमारे क्लोजिंग के टाइम पे। देखिए, अब आप कोई भी चीज़ बाय कर रहे हैं, अगर स्टॉक के अंदर देखें, अगर आपने बाय किया कोई भी स्टॉक को बाय किया या कोई फॉरेक्स करेंसी को बाय किया या किसी भी चीज़ को बाय किया, तो जब आप उसको ट्रेड को क्लोज करेंगे तो अल्टीमेटली आप सेल ही करेंगे। तो पहला सेल जो आता है वो उन लोगों की तरफ से आता है जिन्होंने अपने ट्रेड को यहाँ पे क्लोज किया। ठीक है, तो जब भी ट्रेड क्लोज होगा, अब क्या होगा, मान लीजिए ये ट्रेड क्लोज हुआ, तो अल्टीमेटली कुछ लोगों ने यहाँ पे सेलिंग शुरू की, तो सेलिंग का एक छोटा सा कैंडल बनेगा या एक अच्छा बड़ा भी कैंडल बन सकता है, डिपेंड करता है कि कितने बायर्स ने यहाँ पे सेलिंग शुरू की थी। तो नॉर्मली क्या होता है कि स्मार्ट मनीज जो होते हैं, जब वो सेलिंग करते हैं तो वो एक बहुत छोटी सी एक माइनर सी कैंडल बनाते हैं। वो क्या करते हैं, वो बहुत शोर मचा के काम नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, छोटी सी बिल्कुल कमज़ोर सी कैंडल बनाते हैं और वो अपना काम कर देते हैं। ठीक है, इतनी सी एक ऐसी सी कैंडल बना देते हैं जिसको बोलते हैं हम इनडिसीजन कैंडल। इनडिसीजन कैंडल्स बेसिकली होती क्या है, यहाँ पे बायर्स और सेलर्स जो होते हैं आपस में वो हैंड एक्सचेंज करते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए आपने कुछ खरीद लिया, मान लीजिए आपने कोई करेंसी खरीदी या आपने कोई शेयर खरीदा, तो अब आपको उसको बेचना है, तो आपको सेलर्स की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो बायर्स और सेलर्स हैं वो अपने हैंड एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होता है कि जब देखिए कोई भी शेयर बिक रहा है, तो अल्टीमेटली जब उस काफ़ी सारे लोगों ने बेचना शुरू कर दिया, कोई भी अगर कोई शेयर है उसको काफ़ी सारे लोगों ने शुरू कर दिया बेचना, तो होगा क्या कि वहाँ पे एक रेड कैंडल बन जाती है और लोगों के मन में क्या आता है, अब तो सेलिंग शुरू होगी। ठीक है, तो जो छोटे मोटे ट्रेडर होते हैं जिन्होंने उनसे छोटे टाइम फ्रेम पे लिया होता है, उनके पास तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है, तो वो भी बेच देते हैं उसको। और तीसरे ऐसे भी लोग आते हैं जो नई पोजीशन बनाते हैं नेगेटिव के लिए। ठीक है, सेलिंग के लिए भी पोजीशन बनाते हैं कुछ लोग। अगर मैं बात करूँ करेंसी की, तो करेंसी में लोग सेलिंग करके भी पैसा कमाते हैं। तो वो क्या करते हैं कि कुछ चीज़ें, मान लीजिए कोई करेंसी है, मान लीजिए उन्होंने यूरो यूएसडी, अगर वो चाहते हैं वो बेच भी सकते हैं, उसको बेच दिया, फिर उसके बाद जब उसका रेट और कम हो गया तो उन्होंने वहाँ से खरीद लिया, तो ऐसे भी प्रॉफिट कमाते हैं। तो तीसरे टाइप के लोग वो होते हैं। तो होता क्या है कि जहाँ पे उन्होंने प्रॉफिट बुक किया वहाँ पे कुछ ये मान लीजिए कि कुछ लोग जिन्होंने अपना ट्रेड क्लोज किया, कुछ लोग ऐसे जिन्होंने नया ट्रेड शुरू किया, और कुछ ऐसे जिन्होंने पैनिक सेलिंग में सेल कर दिया। तो ये सब लोग जब सेल करते हैं तो क्या होगा कि यहाँ पे सेलिंग शुरू हो जाती है। और जिस पॉइंट से ये सेलिंग शुरू करते हैं, मतलब कि मान लीजिए इस जगह से शुरू की, तो इस जगह को हम बोलेंगे सप्लाई जोन। सप्लाई जोन क्यों? क्योंकि यहाँ से सप्लाई शुरू हुई थी। ठीक है, ऐसे ही नीचे जाएंगे तो यहाँ पे अगर बात करेंगे, यहाँ से हमने बाइंग शुरू की थी, मतलब यहाँ पे बाइंग आई थी, तो इधर बाइंग आई थी, तो इस जगह को क्या बोलेंगे, डिमांड जोन। ठीक है, अब इसको डिमांड क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो भी पर्टिकुलर स्टॉक है यहाँ पर उसकी डिमांड बढ़ गई, उसको खरीदने वाले लोग बढ़ गए, और जब लोगों की डिमांड बढ़ गई तो क्या होगा, अल्टीमेटली प्राइस बढ़ेगा ना, तो यहाँ पे प्राइस बढ़ता है। और यहाँ पे क्या है, सप्लाई जोन क्यों कहते हैं, यहाँ पे डिमांड खत्म हो गई, अब लोग जिनके पास था वो भी बेच रहे हैं।
तो यहाँ पे वो बिकना शुरू हुआ, यहाँ पे सप्लाई शुरू हो गई उसकी, तो इसे बोलते हैं डिमांड और सप्लाई। अब डिमांड और सप्लाई को पहचानते कैसे हैं? अब मान लीजिए मैंने जैसे आपको बताया था कि एक ये कैंडल बनती है, अब डिमांड और सप्लाई के टाइम में ज़्यादातर ऐसी ऐसी ये मल्टीपल भी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे एक की जगह 2 कैंडल बन जाए, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे एक की जगह 2 कैंडल बन जाए, ठीक है, तो ये भी हो सकता है। या फिर जिसको आप हैमर कैंडल बोलते हैं, सॉरी इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं, ठीक है, ऐसी बन जाएगी, या इसके उल्टी हैमर में बन जाएगी। तो सॉरी इसको हैमर बोलते हैं, इन्वर्टेड हैमर इसको पलट के बनता है। तो इनमें से किसी भी तरह की कैंडल अगर तैयार होती है, अगर इनमें से कोई भी कैंडल बनती है, ये ज़्यादातर ऐसी कैंडल्स होती हैं जो आपको डिमांड या सप्लाई कहलाती है। लेकिन डिमांड या सप्लाई ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी माना जाएगा, इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। तो हम चार्ट पे चलते हैं, एक बार इसकी कंडीशंस भी समझ लेते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे ये कैंडल है, मैं कैंडल से एक बार दिखा देता हूँ, फिर कंडीशंस को समझ लेते हैं। अब देखिए ये कैंडल है, यहाँ पे क्या हुआ था कि ये ऊपर से स्टार्ट हुई थी, ऊपर से स्टार्ट हुई, बिल्कुल नीचे तक गई, फिर यहाँ पे पॉजिटिव वाला खरीदना चालू कर दिया, ठीक है। तो इस कैंडल को यहाँ पे हम बोलेंगे इंडिसीजन। इधर क्या हुआ, यहाँ से ऊपर गई और फिर उसने बेचना चालू किया। लेकिन क्या हुआ अब इसके अंदर जो ये कैंडल थी ये 50% से कम रह गई, ठीक है। अगर इसके अंदर बात करें ओपनिंग और क्लोजिंग, जो इसके हाई और लो की आधी से कम है, और अगर यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग की बात करें तो ये मोर देन 60% है। तो हमें ये भी देखना कि ये 50% से नीचे जब भी जाती है तो इसको इंडिसीजन मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये भी इंडिसीजन मानी जाएगी, इसको कुछ हद तक इंडिसीजन मान सकते हैं हम, क्योंकि ये 50% के आसपास है, ये प्रॉपर आपकी इंडिसीजन है, ठीक है। यहाँ पे भी ये इंडिसीजन है, यहाँ पे भी ये भी, ये सारी की सारी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इंडिसीजन कैंडल्स है सारी, ठीक है। ये सारी की सारी आपकी इंडिसीजन कैंडल्स है। उसमें भी यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे ये भी इंडिसीजन है, इसको हम छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, ये भी छोड़ देंगे, ये इंडिसीजन है, ठीक है। अब ये प्रॉपर इंडिसीजन कैंडल है, यहाँ पे कोई डिसीजन नहीं है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। इनके अंदर आपको कलर नहीं देख, इसके अंदर सिर्फ ये देखना आपको कि ये सारी इंडिसीजन कैंडल है। अब ये तो हमने समझ लिया कि ये इंडिसीजन कैंडल है, लेकिन ये आपकी डिमांड या सप्लाई नहीं है। डिमांड या सप्लाई होने के लिए इसको एक क्राइटेरिया को फुलफिल करना होता है, और वो क्या क्राइटेरिया होता है कि इसके बाद ये ब्लास्ट मूव दे, जैसे कि ये, ठीक है। ये आपकी एक इंडिसीजन कैंडल थी, इसके बाद इसने एक ब्लास्ट मूव दे दी, और जहाँ पे भी ये जाके दोबारा टकराएगी, ये एक बार तो असर करेगी, ठीक है। अब हुआ क्या, ये फेल क्यों हुई? क्योंकि ये एक सप्लाई है, ठीक है। ये चीज़ हमेशा याद रखनी है, जब भी आप पॉजिटिव ट्रेंड में चल रहे हो तो आपकी डिमांड हमेशा सर्व करेगी, ठीक है, वर्क करेगी। अगर आप नेगेटिव में चल रहे हो तो आपकी सप्लाई हमेशा वर्क करेगी। अब यहाँ पे बहुत अच्छी सप्लाई थी, लेकिन हुआ क्या कि ये सप्लाई फेल हो गई। फेल क्यों हुई? क्योंकि ये अपोजिट में, ट्रेंड के उलट दिशा में चल रही थी। ट्रेंड आपका क्या था? पॉजिटिव, और ये कहाँ जाए? ऊपर से। अगर नेगेटिव होता तो ये चल जाती, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये सप्लाई है, अब सप्लाई को मार्क कैसे करना है? मार्क करने का सिंपल तरीका है, अगर तो ये सिंगल कैंडल है तो आपने क्या करना है, जिस भी साइड की आपने बनानी है, मान लीजिए अगर ये डिमांड है तो लोअर पॉइंट, अगर ये सप्लाई है तो हायर पॉइंट, यानी कि अगर ऊपर है तो सबसे ऊंचा पॉइंट लेना है, अगर नीचे है तो सबसे निचला पॉइंट लेना है, ठीक है। और दूसरा क्या करना है, उसकी क्लोजिंग। मान लीजिए अगर ये डिमांड बना रहे हो तो इसकी यहाँ पे क्लोजिंग, जहाँ पे भी बॉडी शुरू होती है वो, तो ये हमने ले लिया, ये हमारा बन गया एक सप्लाई। अगर हमने डिमांड बनानी है, मान लीजिए अगर हम इसको एक इंडिसीजन कैंडल मान लेते हैं, हालांकि ये इनवैलिड करते हैं हम इस कैंडल को, कारण ये है कि इतना बड़ा कोई भी एसएल लेना नहीं चाहता। अगर इतना बड़ा एसएल लेंगे तो फिर पैसा कहाँ से बनाएंगे, तो इसको भी फिर भी मैं मार्क कर देता हूँ। हालांकि है ये लेकिन इनएलिजिबल इन केस ये हमारा जो इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो फेवरेबल नहीं होता, ठीक है। तो अगर मैंने इसको मार्क किया तो देखो कितना बड़ा बन रहा है, ठीक है। तो इतने बड़े पे हम इतना बड़ा रिस्क हम नहीं लेते, या फिर अगर जिसके पास पैसा होता है वो रिस्क भी ले सकते हैं इसका। लेकिन जो मेन जो चीज़ है उसके अंदर देखने वाली वो ये है कि डिमांड कैसे मार्क करनी है हमने और सप्लाई कैसे मार्क करनी है। अब इसको मार्क करते हैं, ये वाली भी एक डिमांड है, ठीक है। अभी ये डिमांड तक क्यों नहीं आया ये बाद में समझेंगे आप, ठीक है। लेकिन अभी जो मेन मोटिव है हमारा वो समझना है कि डिमांड कैसे समझी हमने कि ये हमारा एक पॉइंट था, ठीक है। डिमांड के अंदर भी अगर साइज़ छोटा है तो आप पूरी को लोगे, अगर साइज़ छोटा नहीं है पूरी को नहीं लोगे, ठीक है। अब ये डिमांड है हमारी, उसके बाद एक एक्सप्लोसिव मूव है, ये एक्सप्लोसिव मूव है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब भी मार्केट यहाँ पे आएगा तो कुछ ना कुछ रिएक्शन देगा। कब देगा हमें नहीं पता, लेकिन जब भी यहाँ पे आएगा ये रिएक्शन दे सकता है। कभी यहाँ पे आया ही नहीं,
अब इसका कुछ नहीं कर सकते। इन फ्यूचर का भी आया, देखो यहाँ पे आया, यहाँ पे आके इसने अपना मूव पूरा किया। ठीक है, तो ये है हमारा डिमांड का क्राइटेरिया। अब डिमांड कितनी तरह की होगी, पहली तो यही हमने मान ली कि यहाँ पे ऐसे। ठीक है, दूसरी डिमांड हमारी कौन सी होती है, जहाँ पे मल्टीपल कैंडल्स हैं, सारी कैंडल्स आपकी सप्लाई में आ जाएगी। ठीक है, बहुत सारी कैंडल है ना, तो ये सारी आपकी सप्लाई में आ जाएगी। हालांकि इतनी सारी कैंडल वाली सप्लाई कभी चलती नहीं है। अगर आप पैसे देखोगे, अगर ये यहाँ से ऐसे आती है और यहीं से टर्न कर जाती है और बहुत सारी कैंडल बनी हुई हैं, जैसे ये बहुत सारी कैंडल बनी हुई हैं, तो ये ज़्यादातर फेल हो जाती है। क्यों? क्योंकि इतनी डिमांड और सप्लाई, इतनी देर तक यहाँ पे जो भी हुआ काम, उसके अंदर मतलब अगर मान लीजिए जो भी डिसीजन हुआ, मान लीजिए यहाँ से डिसीजन हुआ पॉजिटिव, ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी नेगेटिव वाले जो पार्ट थे, जो अब अगर हम मानेंगे ये पॉजिटिव का डिसीजन हुआ, तो पॉजिटिव का इतना हाई एल्टीट्यूड पे डिसीजन होगा कि ब्लास्ट कर जाएगी, बट नहीं करेगी, और नेक्स्ट टाइम आएगी तो हो सकता है टूट भी जाए। जैसे इसके अंदर देखो आप, ये वापस टूट गई। वो क्यों टूटी? क्योंकि यहाँ पे जब ये मतलब एक बात करें कि यहाँ पे जब इनकी फाइट हो रही थी, तो इतनी ज़्यादा फाइट हो गई कि यहाँ पे कोई बचा ही नहीं। ठीक है, तो ये सारा का सारा कंजम्पशन हो गया इसका। अगर मैं बात करूँ इसकी डिमांड की, तो डिमांड जो थी, जो डिमांड बनाई थी, जो डिमांड आ रही थी, जो भी लोग थे, उन सबको सब चीज़ें मिल गई, तो अब अपने अपने घर वापस चले गए। किसी को अब ये जगह पे कुछ नहीं खरीदना, मतलब इस रेट पे किसी को कुछ नहीं खरीदना, तो रेट वापस नीचे आ जाता है। ठीक है, तभी यहाँ पर ये था पूरा का पूरा क्राइटेरिया, कैसे डिमांड वर्क करी, कैसे सप्लाई वर्क करी। अब एक और चीज़ है डिमांड और सप्लाई में, तीसरी चीज़, वो क्या है? वो आपकी आती है एक्सेप्शनल डिमांड और सप्लाई। इसमें क्या क्या आ जाता है, जैसे कि ये तो फिर इनवैलिड वाला केस है, बहुत बड़ी वाली नहीं लेंगे, लेकिन ये वाला है। अगर इसकी बात करें, अगर ये ट्रेंड के साथ में है, नॉट अगेंस्ट द ट्रेंड, लेकिन अगर ये ट्रेंड के साथ में है, तो इसको हम एक डिमांड मानेंगे। ये एक्सेप्शनल डिमांड है। यहाँ पे अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाएं, जैसे एक आर है, एक आर से मैं छोटा गया, 15 पे गया, ठीक है, तो यहाँ पर एक डिमांड आपको सप्लाई यहाँ पे मिली जाएगी। छोटे अगर टाइम फ्रेम पे 2-3 बार जाओगे, जैसे मैं 15 पे गया, 15 पे नहीं मिली, 5 पे गया, तो यहाँ पे एक ना एक टाइम फ्रेम पे, बट छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आपको सप्लाई मिली जाएगी। अब इसका क्या है कि ये वाली जो सप्लाई होती है और ये वाली जो डिमांड होती है, अगर मैं बात करूँ एक्सेप्शनल की, ये ऐसी रहती है जिसके ऊपर आप ट्रेंड के अगेंस्ट तो बिल्कुल ट्रेड लेने की सोचोगे भी नहीं। ठीक है, क्योंकि ये एक्सेप्शनल है। एक्सेप्शनल का मतलब क्या होगा कि इसकी जो डिमांड जो है वो किसी छोटे टाइम फ्रेम में बनी है, बड़े टाइम फ्रेम पे ये वैसी दिख रही है। दूसरी एक्सेप्शनल डिमांड और सप्लाई किसे कहते हैं, वो भी दिखा देता हूँ आपको। दूसरी क्या होगी, वो होगी ये वाली, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, इसमें हुआ क्या, अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर क्या हुआ, यहाँ से आया, सॉरी, यहाँ से शुरुआत हुई इसकी, पहले ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, ठीक है, फिर ये ऊपर गया, फिर उसके बाद नीचे आया। ठीक है, तो जहाँ पे भी ये एंड टाइप एरिया बन रहा है, जहाँ पे ये वाला पार्ट जो है, इस पूरे के पूरे को हम मानते हैं डिमांड या सप्लाई। तो ये भी आपकी एक्सेप्शनल डिमांड या सप्लाई है, और ये भी आपके छोटे टाइम फ्रेम पे, अगर हम इससे छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो ये छोटे टाइम फ्रेम पे वर्क करेगी। अब डिमांड और सप्लाई का, जैसे मैंने बताया, डिमांड चाहे एक्सेप्शनल हो चाहे नॉर्मल हो, हम डिमांड पे वर्क तभी करेंगे। अब देखो एक्सेप्शनल क्या होता है कि एक्सेप्शनल अगर बड़े टाइम फ्रेम की डिमांड है, तो हमें पता है कि वो छोटे 1-2 घंटे 4 घंटे पे कहीं ना कहीं एक प्रॉपर डिमांड में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन अगर एक्सेप्शनल छोटे टाइम फ्रेम पे है तो हम उसको कंसीडर नहीं करते। एक्सेप्शनल के अभी एक उदाहरण ये भी है, बट ये बाद में जाके यहीं पे यूज़ हो गया। ठीक है, उसके बाद ये भी एक्सेप्शनल ही है, और जिसने वही यूज़ किया इसको, ये भी एक एक्सेप्शनल डिमांड ही है, लेकिन इसका भी क्या हुआ, ये यहाँ पे यूज़ हो गई। उसके बाद ये भी एक्सेप्शनल डिमांड है, तो सारी की सारी वैसे यूज़ हो गई, लेकिन फिर भी एक रेफरेंस के लिए आपको पता रहेगा कि ये डिमांड कैसे मांगते थे। तो इस डिमांड का भी जो, अगर बात करें, इस डिमांड का भी प्रेफरेंस यही है कि ये सिर्फ आपकी बड़े टाइम फ्रेम पे वर्क करेगी। ठीक है, तो ये आज का पार्ट था आपका डिमांड और सप्लाई का। बहुत ईजी है, बहुत छोटा है। इस वीडियो को 2-3 बार देखोगे आपको समझ आ जाएगा। आपको सिर्फ मार्किंग आनी चाहिए कि यहाँ पर अगर मेरे को मार्किंग करनी है तो मैं ऐसे मार्किंग करके छोड़ सकता हूँ। फिर जब भी आपका नोटिफिकेशन पे आ जाए तो उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ये देखना है कि कहाँ पर जा कर के मेरा मार्केट अपना ट्रेंड को चेंज कर रहा है या फिर अपने ट्रेंड को आगे कंटिन्यू कर रहा है, और जैसी कन्फर्मेशन मिलेगी आप ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।